अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबशर मजीद मिर्ज़ा दी पैनल के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत। नाज़रीन, आजकल इलेक्शन का दौरा है और हर तरफ सियासत की बात हो रही है। कौन कैंडिडेट जीतेगा, किस हलके में किसकी क्या पोजीशन है, इसी हवाले से बातचीत हो रही है। और हम विहाड़ी से कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस तरह के तज्ज़िये पेश करें, इस तरह के सियासी रहनुमाओं से मिलवाएं कि आपकी भी थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बड़े स्पेशल हैं, यूथ लीडर हैं और एक बड़ी फॉलोइंग रखते हैं नौजवानों में। साबिक काउंसलर हैं मोहम्मद नदीम शेरवानी साहब। इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि वो विहाड़ी के मुख्तलिफ हलकों के बारे में क्या राय रखते हैं और किस पोजीशन पे जो है वो नंबरिंग के हवाले से बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नदीम साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि विहाड़ी शहर जो है उसको हम नून लीग का गढ़ कहें, पीटीआई का किला कहें, जमात इस्लामी के लोगों का तराजू वालों का कहें, या ये मल्टीपल सियासतदानों का है कि कभी कोई जीतता है या कभी कोई जीतता है। अच्छा, इसकी एक हिस्ट्री है। असल में कहते हैं लोग कि यहाँ मुस्लिम लीग नून का वोट ज़्यादा है। अम, बिल्कुल है। पीटीआई का वोट है, बिल्कुल है। जमात इस्लामी का वोट है, बिल्कुल है। लेकिन अगर हम इसे कहें कि उम्मीदवार ये वोट्स लेके कामयाब होगा, तो ऐसा नहीं है। शख्सियत जो है वो ज़्यादा अहमियत रखती है यहाँ पे, कि उम्मीदवार कौन है, बाद में पार्टी कंसीडर होती है। तो यहाँ जो उम्मीदवार है उसका जो है वो बेहतर होना, एलिजिबल होना, वो बहुत ज़रूरी है। पार्टीज जो है वो सेकंड ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में उम्मीदवार कंसीडर होता है। सही है। हम्म। आज जो हमारे साथ आप जो गुफ्तगू करेंगे वो ज़ाहिर है आपकी पार्टी एफिलिएशन होगी या लोकल सतह पे, लेकिन आप एक सियासी तज्ज़िया कार के तौर पे अपनी राय पेश करेंगे। और चूँकि आप एक तजर्बाकार सियासतदान हैं, एक दिहाई से ज़्यादा आपको बिहाड़ी में सियासत करते हो चुका है, तो हम आज डिस्कस करते हैं बिहाड़ी का जो सबसे मेन हलका है, हलका NA 158। NA 158 की जब हिस्ट्री की बात करें तो 2018 में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तारिक इकबाल चौधरी ने विन किया था। इससे पिछले भी गालबन 2013 में भी उन्होंने विन किया। उससे पहले जो है वो आफ्ताब खां खिची साहब। सही, हाँ, और उनसे पहले उनसे पहले बीबी तहमीना दुल्ताना और सही। फिर आफ्ताब। तो ये एक देखने में आता है कि ये हल्का जो है इसकी ये तगय्युरात का शिकार रहता है। मौजूदा जो सिनेरियो है, जो पीटीआई के हवाले से बड़ा एक सोशल मीडिया पे सुनने में आता है, लोग कहते हैं कि जी उसको तो वोट मांगने की भी ज़रूरत नहीं है पीटीआई के रहनुमा को। या नून लीग के बारे में कहते हैं कि जो उनको तो बड़ा खुद लाया जा रहा है और खुद जितवाने की कोशिश की जा रही है। और या बाकी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, आज़ाद उम्मीदवारान हैं, कौन कहाँ पे खड़ा है, क्या कहते हैं। अच्छा, यहाँ जो सूरत हाल है ना, इस प्रेजेंट हमारे जो हलके में NA 158 के अंदर, वो सूरत हाल तकरीबन क्लियर नज़र आती है। रीज़न ये है कि पीछे ताहिर इकबाल चौधरी साहब पीटीआई के जो उम्मीदवार थे, वो 2 दफ़ा यहाँ से MNA रह चुके हैं, और इनके मद्दे मुकाबल होती थी तहमीना दुल्ताना साहिबा। तो उनको ये एज था कि उनको पब्लिक फिगर समझा जाता है ताहिर इकबाल साहब को, कि वो लोगों में ज़्यादा इन है, खुशी गमी वो ज़्यादा आते जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मोहतरमा तहमीना दुल्ताना। तो इसलिए उनका एक धड़ा, उनका एक जो ग्रुप है, वो यहाँ रीजनेबल एक पोजीशन रखता है। लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि लोग बात कर रहे हैं काम की, कि भाई ताहिर इकबाल साहब 2 दफ़ा यहाँ से MNA बने हैं, तो डिलीवर क्या किया। तो उसमें जो आम लोगों की राय है वो सेटिस्फाइड नहीं है। वो ये सोचते हैं कि ताहिर इकबाल साहब 2 दफ़ा MPA भी रहे और 2 दफ़ा MNA भी रहे, तो ये उस हिसाब का शहर का काम नहीं कर सके। कोई डेवलपमेंट का कोई रीजनेबल जो प्रोजेक्ट है वो नहीं है जो ताहिर इकबाल के नाम से पुकारा जाए। और आज का नौजवान है, वो आपको पता है, सवाल करता है। तो डेफिनेटली एक वेव है कि नहीं भाई, ताहिर इकबाल ने को 2 दफ़ा मौका दिया है, इसलिए इस दफ़ा नहीं मौका देना चाहिए। अब अगर हम बीबी की बात करें तो डेफिनेटली उनमें कमियां हैं, कि हल्के में इन रहना, हल्के में आना, लेकिन वो पीछे कुछ बीमार नहीं है, फिर उम्र का भी तकाजा है। लेकिन इस हिसाब से उनको फेवरेट माना जाता है कि वो एक तो जनाब उन्होंने पार्टी नहीं चेंज की, वो नून में थी और आज भी नून में है। और जब जब वो बनती हैं या जब जब नून की गवर्नमेंट आती है, तो अपने वो जाती
جو ہے وہاں پہ نواز شریف صاحب کے گھر میں ان کے ایک ذاتی ریلیشن کی بنیاد پہ وہ زیادہ مطلب افیکٹو ہے، وہ ڈیولپمنٹ کروا جاتی ہیں. جیسے کہ انہوں نے یہاں پہ کامسٹ یونیورسٹی لے کے آئیں، ہاسپٹل کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا، اور پھر وہ جو انڈسٹریل اسٹیٹ ہے اس کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا، مطلب وہ یہاں پہ فیزیبلٹی اس کی ممکن ہو سکی. تو اس حساب سے دیکھا جائے، اور آج کا جو کرنٹ صورتحال ہے وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، یہ میں کامن تجزیہ دے رہا ہوں، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تہمینہ دلتانہ ہے وہ ون کر رہی ہے. اچھا، یہ مسلم لیگ نون کی ہم تہمینہ دلتانہ سے اگر بات ان کی چل نکلی ہے، تو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے حوالے سے N158 کے کافی جو ہے وہ چہمگوئیاں بھی رہیں، کھینچا تانی بھی رہی. میاں ثاقب خورشید بھی کلیم کر رہے تھے کہ اس دفعہ وہ آ رہے ہیں، تہمینہ دلتانہ کی جگہ پہ ان کے بیٹے عمران دلتانہ امیدوار تھے پہلے. تو یہ کیا سنیریو تھا، کیوں وہ آنا چاہ رہے تھے؟ پھر اچانک پھر انٹری ہوتی ہے تہمینہ دلتانہ کی کہ وہ الیکشن لڑ رہی ہیں. یہ کیا صورتحال؟ اچھا، یہ میں آپ کو نا فیئرلی، اور یہ میں آپ کو 100% ٹھیک بات بتا رہا ہوں، یہ میرے پاس پوری اتھینٹک رپورٹ ہے اس بات کی. اچھا، ان میں ٹائی یہ ہوا تھا، میاں صاحب جو ثاقب خورشید ہیں وہ یہاں سے فیورٹ مانے جاتے ہیں، سدا بہار ایم پی ہیں، اور کنگ آف ڈیولپمنٹ کا ان کے پاس وہ خطاب ہے کہ کام جب جب وہ آتے ہیں سڑکیں بنتی ہیں، پارکس پہ کام ہوتا ہے، اسکولز پہ کام ہوتا ہے، مطلب سیوریج کا جو سسٹم ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے. اور ان پہ ایک ٹیک ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ کے کام میں بہت آگے ہیں، اس لیے وہ سٹی سے، اس ایریا سے، اس حلقہ سے فیورٹ ہیں. تو لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ اگر میاں صاحب کو oblige کیا جائے NA58 کے لیے، 158 کے لیے، MNA کی سیٹ کے لیے، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. تو جب محترمہ تہمینہ دلتانہ صاحبہ اور میاں صاحب میں یہ بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ بی بی اگر آپ خود لڑیں تو آپ لیڈر ہیں، ہماری رہنما ہیں، پھر آپ الیکشن لڑیں، اور میں یہ آپ کو اتھینٹک بتا رہا ہوں، ہم 1000% آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن اگر آپ اپنے بیٹے کو لے کے آئیں تو پھر میں بھی آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، مجھے موقع ملنا چاہیے. اور بس یہی لڑائی تھی ان کے بیچ میں. وہ ان میں تھوڑی لڑائی تھی، سوشل میڈیا پہ جو ان کے ورکر اور ساتھ والے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اس کو بڑھا چڑھا کے ذرا پیش کر دیا. تو وہ پھر محترمہ نے اپنا فیصلہ ریورس لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں لڑتی ہوں. تو اس پہ پھر تو لڑائی ختم ہو گئی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کو تو میں نے پہلے کہا ہوا تھا کہ جب آپ لڑ رہی ہیں تو پھر ایگری، پھر میں 1000% ایگری ہوں. تو وہ ایک چھوٹی سی بات تھی، یہی وہ چاہ رہی تھی کہ ان کا بیٹا لڑے، کچھ وہ بیمار رہتی ہیں، عمر کا بھی تقاضا تھا، پچھلے دنوں میں انہوں نے وہ آپریشن وغیرہ اپنا کروایا تھا، لیکن میاں صاحب نے کہا نہیں بی بی آپ خود لڑیں. تو وہ انہوں نے اپنا وہ فیصلہ ریورس لے لیا، اور وہ دونوں میں ٹھیک ہو گیا معاملہ کہ ٹھیک ہے آپ MNA اور میں MP. اور اوپر جو ٹکٹ کے لیے وہ اپلائی کی میاں ثاقب خورشید نے بھی کیا تھا، اور بی بی نے تو کرنا ہی کرنا تھا. تو وہاں سے جو رپورٹس آ رہی تھی وہ شہر میں بڑی ایک گہما گہمی تھی کہ نہیں جی فلاں کو مل رہا ہے ٹکٹ، میاں صاحب لے رہے ہیں جی، عمران دلتانہ صاحب کو مل رہا ہے. لیکن انہوں نے آپس میں باہمی مشاورت کے ساتھ، انہوں نے محترمہ نے میاں صاحب سے کہا کہ میں لڑوں MNA، تو انہوں نے کہا جی میں نے تو پہلے کہا ہوا تھا کہ آپ لڑیں، پھر ہم ساتھ مل کے پیر بناتے ہیں. اور یہی تھا، سوشل میڈیا پہ بڑی لڑائی تھی، ان فیکٹ میں بہت چھوٹا ہے جسے کہیں جو اختلاف سارا وہ بہت چھوٹا تھا. یہ صورت عام طور پہ یہ سننے میں آتا ہے کہ میاں ثاقب جب کیمپین کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹا ووٹ مجھے دے دینا، بڑا چاہے طاہر اقبال کو دے دینا، اور ادھر سے بھی یعنی ارائیزم جو ہے وہ افیکٹ کرتا نظر آتا ہے. یہ میں عام پبلک ڈسکشن کی بات کر رہا ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ادھر سے جیسے ہم تہمینہ دلتانہ کی بات کریں تو وہ جب عرفان دلتانہ الیکشن لڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ چھوٹا ووٹ مجھے دے دیں اور بڑا جو ہے وہ نتاشا کو دے دیں، کہ وہاں پہ وہ MNA کی امیدوار ہوتی ہیں. تو کیا یہ ووٹوں کا بڑی چھوٹی سیٹ پہ ارائیزم کتنا کہ افیکٹ ہوتا ہے وہاڑی کے حلقے میں؟ اچھا، ابھی کیونکہ میں لڈن والے حلقے کی بات نہیں کرتا، ہم ڈسکس کر رہے ہیں NA58 158. اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی چالیں ہوتی ہیں، جب پولیٹیشین نکلتا ہے باہر تو اس نے بیانیہ بنانا ہوتا ہے، اور اس بیانیے کے سر پہ، اس بیانیے کی بنیاد پہ اس نے بہت ساری چیزوں کو مینج کرنا ہوتا ہے کہ کیسے عوام کا جو مائنڈ ہے وہ ڈیورٹ کریں، کیسے ان کو مطلب اپنے جو پوائنٹ آف ویو کی طرف لے کے چلیں. تو میاں ثاقب خورشید یہاں سے ارائم برادری سے بلانگ کرتے ہیں، اور طاہر اقبال چودھری صاحب جو ہیں وہ بھی
राई बरादरी से वो बिलोंग करते हैं। तो उनके पास एक आसान हिट करने के लिए यही है कि ताहिर इकबाल साहब के पास देखें जी, छोटा तो उधर जाएगा और बड़ा जो वोट है वो हमें मिलेगा। इनफैक्ट ऐसा नहीं होता। पार्टी पॉलिसीज जो है वो बड़ी कंसीडर करती है, उसका बड़ा वो होता है, अहमियत होती है उसकी। और पिछले इलेक्शन को, हम 18 के इलेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। मियां साकिब खुर्शीद का जो पीपी का हलका था, वो मोहतरमा तहमीना दुल्ताना भरपूर जीत के गई। जैसे कि सिटी के 62 पोलिंग स्टेशन थे, तो उनमें से 61 जो थे मोहतरमा ने भी जीते और मियां साकिब ने भी जीते। देन व्हाट इज द डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं है। और फिजिबिलिटी के असल में रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि पीपी के हलका भी यहां से मोहतरमा जीत के दूसरे वाले पीपी के हलके में गई हैं, और जो था यहाँ पे सारे पोलिंग बूथ इन्होंने, जहां से मियां साहब जीते हैं वहां से मोहतरमा जीती हैं। तो ये एक जो होता है सियासी खेल होता है, एक सियासी दाव पेच होता है, जिसको लगाकर समझते हैं कि इससे कुछ वो थोड़ा सा तफरका डाला जा सकता है कि बीबी के लोग ये सोचें कि जो उनके करीबी हैं ये सोचें कि शायद मियां साहब वोट नहीं डलवा रहे, और उनके दिल में उनके लिए वो थोड़ी सी नफरत आए। मतलब एक सियासी चाल कह सकते हैं, उससे आगे कुछ नहीं है, ये सियासी खेल है। नदीम साहब ये बताइए कि 158 जो हलका है ने, उसमें कौन सी सियासत चलती है? धड़ों की सियासत चलती है, बरादरी की सियासत चलती है, और कौन सी बरादरी, कौन सा धड़ा किस उम्मीदवार के साथ? अच्छा, ये इस हलके की खूबसूरती है कि यहाँ बरादरी पे डिपेंड नहीं करते लोग अपना फेवरेट उम्मीदवार देखते हैं। जैसे कि यहाँ एक बड़ी बरादरी है, अराई बरादरी है, यहाँ पे बरादरी राजपूत बरादरी, गुज्जर बरादरी और जट बरादरी, मतलब मेन ये बरादरियाँ आती हैं, बाकी को हैं। तो बिलीव करें कि यहाँ पे बरादरीज़म ना होने के बराबर है, मतलब है, लेकिन उस फीसद, उस रेशो से नहीं है जिस रेशो से होना चाहिए। क्योंकि अराई उम्मीदवार के साथ बहुत से राजपूत होते हैं, जैसे कि ताहिर इकबाल साहब के साथ बहुत से राजपूत हैं, मियां साकिब खुर्शीद साहब के साथ बहुत से राजपूत हैं, मोहतरमा तहमीना दुल्ताना के साथ बहुत से राजपूत हैं, गुज्जर हैं, जट हैं। मतलब वो डिवाइड होते हैं, अपने ज़ाती रिलेशन और अपने तल्लुक को देखते हैं। ताकि होता क्या है, होता ये है कि जब बीटी मतलब कि यूनियन काउंसिल में सियासत जाती है, तो वहां फिर यही बरादरियां एक दूसरे के एंटी इलेक्शन लड़ती हैं, काउंसलर का, चेयरमैन का। गुज्जर गुज्जर के खिलाफ होता है, राई राई के खिलाफ होता है, जट जट के, राजपूत राजपूत के। तो ये डिवाइडेड हो जाते हैं ग्रुपों के अंदर, और ये ग्रुप्स में डिवाइडेड होने की वजह से ऊपर भी इसका कोई वो जो है ना, जो खातर ख्वाह जो है, वो कोई असर नहीं होता। तो बरादरीइज्म, और ये बड़ी अच्छी बात है कि कोई किसी की यहाँ एक मतलब बड़ी बरादरी वाला बंदा है और वो अहल ही नहीं है पार्लियामेंटेरियन बनने के, और बरादरी की बुनियाद पे वो बन जाए, तो ये हल्के के साथ जुल्म है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि मुझे नहीं लगता कि अपने NA 158 में ऐसा कोई सूरत हाल है, बरादरीइज्म नहीं है। अगर धड़ाबंदी है, हाँ धड़ा, वो तो ग्रुपिंग तो मैंने कहा है ना जी, ग्रुपिंग तो हर जगह पे होती है, और यहाँ ज्यादा मजबूती से, मतलब बड़ी तकड़ी धड़ाबंदी होती है कि एक ग्रुप जो है वो अपने फेवरेट मतलब उम्मीदवार के साथ होता है, दूसरा ग्रुप अपने फेवरेट उम्मीदवार के साथ होता है। और ये धड़ेबाजी जो है, ये बीटी इलेक्शन से लेके यूनियन काउंसिल मतलब से लेके और मतलब पीपी और फिर NA तक जाता है, धड़ेबाजी यहाँ पे भरपूर है। अच्छा, दीगर उम्मीदवारान को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। राना सगीर अहमद गुड्डू, जो लास्ट टाइम भी बड़े एक अच्छे तादाद में वोट लेके गए थे। इसके अलावा साबिक MNA जो है वो आफ्ताब खान खिची, वो भी मैदान में हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काशिफ खान भाभा, वो भी मैदान में हैं। तो इनको आप किस नज़र से देखते हैं? किस पोजीशन पे पहुंचेंगे? कितना कितना वोट लेंगे? अच्छा, राना सगीर गुड्डू साहब ने पिछली दफ़ा आज़ाद लड़के 25,000 वोट लिया था MNA से, तो उस वक्त सूरत हाल कुछ और थी। 18 की जैसे आज 23 का 24 का सिनेरियो कुछ और है, 18 में सिनेरियो कुछ और था। तो उस सिनेरियो के अंदर उन्होंने बड़ा गेन किया, और उनके बारे में है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा की। मतलब लोगों में पहली दफ़ा आए थे, लोगों में पज़ेराई हासिल करने के लिए उन्हें ज़्यादा वो मेहनत करनी पड़ी, और वो 25,000 वोट ले गए। तो मैं ये समझता हूँ कि वो एक रीज़नेबल अच्छा वोट लेंगे। राजपूत बरादरी से वो बिलोंग करते हैं, शरीफ आदमी हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारे हल्के में जितने भी उम्मीदवार हैं, ये अल्लाह का बड़ा करम है कि
बड़े अच्छे उम्मीदवार। सियासी मुखालफत अपनी जगह पे होती है, लेकिन ओवरऑल बड़े अच्छे उम्मीदवार हैं, शरीफ लोग हैं। सही। तो वो अपनी मतलब शराफत का और अपनी बरादरी का और उनके ग्रुप्स जो हैं वो धड़ेबाजी जिसे हम कहते हैं उनका, वो एक रीजनेबल वोट लेंगे, सही। डेफिनेटली वो लेंगे वोट। और अगर बाकी हम देखें आफ्ताब खां खिची साहब, तो उन्होंने, वो एक बड़े बाप के बेटे हैं, उन्होंने इस शहर व्याड़ी के लिए गैस लेके आने वाले वही थे। तो उनको भी इजी नहीं हम ले सकते कि वो कोई वोट नहीं लेंगे, वो रीजनेबल एक उम्मीदवार हैं। स्पेस आया है बीच में से 5-10 साल का, और जब स्पेस आता है तो यकीनन उम्मीदवार के लिए मुश्किलात वो पैदा होती हैं कि वो 2-3 दफा हार गए, हारने की वजह से हल्के में थोड़ा स्पेस आता है, तो उसकी वजह से वो पीछे चले गए हैं थोड़े। लेकिन ये नहीं है कि वो वोट नहीं लेंगे, अवाम में उनकी भी मकबूलियत है, अवाम उनको भी पसंद करती है, और वो भी एक अच्छे उम्मीदवार है। आफ्ताब अहमद खान खिची बेसिकली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा हैं, तो वो पाकिस्तान पीटीआई को ही सपोर्ट करते रहे हैं। तो अब क्या उनकी कैंपेन में ये चीज़ शामिल है, या वो पीटीआई के जो नामजद उम्मीदवार हैं उनको मुतासर कर सकते हैं उनके वोट बैंक? अच्छा, बात पता क्या है, बात ये है भाई कि यहाँ पे मुस्लिम लीग का उम्मीदवार मौजूद है, एक बड़ी पार्टी सेकंड ऑप्शन पे कंसीडर करते हैं पीटीआई को। अब शेर निशान के तो वो मौजूद हैं उम्मीदवार, बल्ला निशानी क्योंकि नहीं है, इसलिए हर जो उम्मीदवार है वो कोशिश करेगा पीटीआई को, वोटर जो पीटीआई के वोटर्स हैं उनको ये मैसेज देने की कि मैं हूं रियल पीटीआई। लेकिन आज़ाद हैसियत से लड़ने के बाद हमारा बदकिस्मती से हमारा जो जनूबी पंजाब है, इसमें ज़्यादा जो तादाद है वो इलेक्टिबल्स की है, और टाइम के साथ साथ मूवमेंट होती रहती है। तहमीना दुल्ताना आज टिकट होल्डर है, तो उसकी वजह यह है कि उनका एक पार्टी के साथ जो एफिलिएशन था वो आज भी खड़ा है, वो उसी पार्टी में खड़ी हुई हैं और वो उसका क्रेडिट भी लेती हैं। यही वजह है कि उनको जो है रायवेंड में उनको एक अच्छी जो पसेराई है वो मिलती है। तो जनूबी पंजाब में मोस्टली जो पॉलिटिशियंस हैं वो इलेक्टिबल्स कंसिडर होते हैं, और इलेक्टिबल्स की जो सूरत हाल होती है वो वक्त के साथ मूव होते हैं। जो पाकिस्तान में इलेक्टिबल जो करते हैं वही जनूबी पंजाब में होता है। तो लोग ये रिलाय नहीं करेंगे, मतलब ये इन पे एतबार नहीं करेंगे कि ये जनाब पीटीआई में जाएंगे, पीटीआई का वोटर इस बुनियाद पे वो वोट देगा आफ्ताब खां को या ताहिर इकबाल चौधरी साहब को। वो इस ये ख्याल रख के जरूर वोट देगा कि देखें जी नून लीग नू वोट नहीं जे देना, हुन भावें जिन्हों मर्जी दे दिए। इस हिसाब से अगर उनको वोट मिल जाए तो मिल जाए पीटीआई का, अदरवाइज उम्मीदवार अपनी कोशिश पूरी करेगा, तो वो भी फोटो लगाएगा, वो भी इमरान खान की बात करेगा, और जो ताहिर इकबाल चौधरी साहब है वो भी करेंगे, तो वो उनसे गेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अवाम को धोखा नहीं दिया जा सकता, और इलेक्टिबल्स पहले क्या करते रहे हैं और आगे क्या करेंगे ये अवाम को सब पता। हाँ, ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता, खासतौर पर उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार जिसके पास पार्टी का निशान नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन इसके साथ हम अगर ये बात भी करें कि पीटीआई को क्या लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, ये भी एक सवाल है कि एक जमहूरी मुल्क है, उसमें आम इंतखाबात हो रहे हैं, तो एक पार्टी को इतना ज़्यादा दबाया जा रहा है, उसके कैंडिडेट को आप जो है वो इतना ज़्यादा दबा रहे हैं और खुली कैंपेन नहीं करने दे रहे ओपनली, तो ये आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या ये ठीक है? देखें, किसी भी सियासी आदमी को अगर बेजा बगैर किसी वजह के विदाउट एनी रीजन अगर दबाया जाए, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। हर उम्मीदवार को इस मुल्क के अंदर हक हासिल है कि वो खुल के अपनी कैंपेन है जो वो चलाए, और उसकी मर्जी के मुताबिक उसकी कैंपेन चले। लेकिन अगर वो कानून इजाजत दे रहा हो कि वो किसी जुर्म का जो है वो किसी जुर्म में मुलव्वस है या वाकई ही उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तो फिर इसको दबाना नहीं कहा जा सकता। हाँ, अगर किसी को बेजा ज्यादती की जाए तो वो गलत है। अच्छा, जमात इस्लामी की हम बात करेंगे। जमात इस्लामी को आप, मैं, हर बंदा कहता है कि बड़े अच्छे लोग हैं, और जो एक जमहूरियत है स्पेशली वो इनके अंदर ही है, बड़ी एक बाकायदगी है, बड़ी अच्छी जमात समझी जाती है। जब वोट देने की बारी आती है तब लोग जो है वो इनको वोट नहीं देते।
اس کی کیا وجہ ہے؟ جماعت اسلامی کے جو ایک طریقہ کار ہے اس کے تحت تو پھر جماعت اسلامی کے امیدوار جو ہے وہ بڑی لیڈ سے جیتنے چاہیے، ووٹ کیوں نہیں ملتا ہے؟ اچھا، ہوتا یہ ہے، میں نے کہا ہے نا، جنوبی پنجاب کے اندر شخصیت بڑی کنسیڈر کرتی ہے اس میں کوئی شک نہیں، جماعت اسلامی سیکھنے کے لیے بہت اچھی جماعت ہے۔ آپ بڑے بڑے آج کے لیڈر دیکھیں، جب ان کی آپ بنیاد دیکھتے ہیں، جب ان کا آغاز دیکھتے ہیں، تو وہ جماعت اسلامی سے ہوں، اور واقعی ایک جمہوری جس میں پراپر ایک طریقے سے لوگ جو ہیں وہ منتخب ہوتے ہیں، عہدے داران بنتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ میں نے لیکن جنوبی پنجاب کی، میں نے کہا نا، جیسے ایک ہسٹری ہے، اس کے اندر امیدوار کا ہونا بہت ضروری ہے، اور جماعت اسلامی کے پاس مضبوط امیدوار جو تھا وہ اپنے حلقے میں کم از کم جنوبی پنجاب کے اندر جہاں جہاں آپ دیکھ لیں، جہاں جہاں کوئی مضبوط امیدوار ہوتا ہے جماعت اسلامی جیت جاتی ہے، اور یہاں پہ ایک مضبوط امیدوار جو ہے اپنے حلقے میں نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کے لیے یہی، اگر جماعت اسلامی میں میاں ساکو خورشید صاحب لڑیں، طاہر اقبال صاحب لڑیں، یا تہمینہ دلتانہ صاحبہ، ان تو یقیناً یہ جیتیں گے، اور امیدوار کی میں سمجھتا ہوں قلت ہے کہ امیدوار ان کے پاس نہیں ہے۔ یہاں شخصیت پسندی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ایک امیدوار کا ہونا جنوبی پنجاب کے اندر بہت ضروری ہے، ایک فیورٹ امیدوار کا ہونا، پھر ہی وہ مقابلے میں۔ یہ ویسے میں ایک جماعت اسلامی کے رہنما سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم الیکٹیبلز کو کسی صورت بھی نہیں لے کے آئیں گے، اگر ہمیں 101% بھی شورٹی ہو کہ فلاں الیکٹیبل جو ہے وہ شامل ہونا چاہتا ہے، اور صرف اس بیس پہ کہ وہ الیکٹیبل ہے تو ہم اس کو لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اپنے اصول ہیں اور ان کے تحت ہی ہم جو ہے امیدوار کو لے کے آتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، یہ ہم کر رہے ہیں اوپن تجزیہ، اوپن تجزیے میں یہ باتیں بہت خوبصورت لگتی ہیں کرنے میں۔ کون کہتا ہے؟ مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں کہ ہم الیکٹیبلز کو لے کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اپنے ورکر کو لے کے آتے ہیں، اور کون سے ورکر کو ٹکٹ دیا؟ پی ٹی آئی جو خاص ورکر کی وہ علم بردار بنی پھرتی ہے۔ ایک یہاں اس حلقے کی بات کرتے ہیں، یہاں سے زاہد انور والا، وہ طاہر انور والا صاحب تھے سٹارٹ میں جنہوں نے جوائن کیا تھا، پھر کھچی برادران جو ہے وہ آئے، آفتاب خان کھچی وغیرہ، یہ سارے وہ گئے، لیکن ٹکٹ کس کو دیا؟ الیکٹیبل طاہر اقبال چودھری صاحب کو ملا، زاہد اقبال چودھری صاحب کو ملا۔ تو یہ اگر کوئی ایسی باتیں کرتا ہے تو بڑی میٹھی باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، لیکن جب فیزیبلٹی کی بات آتی ہے، جب حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ ساری پارٹیز جو ہیں وہ الیکٹیبل کو ہی اوبلائج کرتی ہیں۔ یہ پارٹیز جو ہے ورکر کو بہت کہاں ہے کہ آپ کو لگے کہ جو ہے ورکر کو اوبلائج کیا گیا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ الیکٹیبل ہر پارٹی کے لیے بہت اہم ہے، یا پھر کوئی یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ کوئی فیم آدمی، کوئی بہت بڑا صحافی ہے، بہت بڑا تجزیہ کار ہے، جس کا جو جسے کہہ لیں کوئی سوشل ورکر ہے، جس کی پذیر آئی ہے عوام کے اندر، تو اس کو تو اوبلائج کیا جا سکتا ہے، ادروائز الیکٹیبلز کے علاوہ تو یہ باتیں ہی ہیں بس، اور کچھ نہیں۔ اچھا، آخری سوال اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ پبلک سن رہی ہے، عوام کس کو ووٹ دے اور کس بنیاد پر دے؟ سر اگر تو میرے سے رائے لیں تو ہم ایک سرے سے شروع ہو جاتے ہیں، ہم نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب، زرداری صاحب، جو بڑے بڑے یہاں پہ جو پارٹیز کو ہیڈ کرتے ہیں، تو اگر ہم ان کے نام پہ ووٹ دیں تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ بات یہ ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہاں پہ کیا حالت ہے بھائی، ہمارے لیے ہمارا پاکستان، ہمارا گلی، ہمارا محلہ ہے، کیا ہمیں صاف پانی مل رہا ہے؟ کیا ہماری سڑک ٹھیک ہے؟ اسٹریٹ لائٹ چل رہی ہے؟ اسکول ٹھیک چل رہا ہے؟ تعلیمی جو سہولیات ہیں وہ ٹھیک ہیں؟ تعلیمی معاملات ٹھیک ہیں؟ اور اگر نہیں ہیں تو پھر کون بندہ ہے جو یہ پرووائڈ کرتا ہے یا اس کے لیے کام کرتا ہے؟ اور جو اس کے لیے کام کرتا ہے اس کو ہمیں ووٹ دینا چاہیے۔ امیدوار جب جیتتا ہے تو یقیناً 5 سال وہ پرفارمنس کرتا ہے اپنے حلقے کے اندر، 5 سال کے بعد جب وہ واپس آئے تو اسے یہ سوال بنتا ہے نا کہ بھائی پچھلی دفعہ بھی آپ کو ووٹ دیا تھا، اس ووٹ کے بدلے میں آپ نے ہمارے حلقے میں کیا کیا؟ اگر وہ کام گنوا دے کہ یہ میں نے اتنے اسکول دیے، اتنے کالجز دیے، یہ سڑکیں بنائی، صاف پانی کے لیے فلٹریشن پلانٹ اتنے لگائے، ڈسپینسریاں اتنی دی، ہیلتھ میں کے شعبے میں میں نے اتنا کام کیا، تو ووٹ اس کا بنتا ہے، اسے دینا چاہیے۔
भाई वो कहे जी वो तो मेरे से हो नहीं सका, इस दफा दें मुझे वोट, अगली दफा करके दिखाऊंगा। तो मेरा ये मानना है कि भाई हमें अपनी गली मोहल्ले का सोचना है, अपने शहर का सोचना है। जो बंदा किसी भी पार्टी से है, जो बंदा इस पे काम करता है और उसका माजी इस मामले में बेहतर है, सारे जो उम्मीदवारान हैं उनमें हम कंपैरिजन कर लें, जो उनमें बेस्ट नजर आए उसे वोट देना चाहिए, और वही सही वोट का हकदार है। बिल्कुल सही। काम को वोट मिलना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपके साथ नशिस्तें चलती रहेंगी इलेक्शन से इंशाल्लाह। पहले। जी नाज़रीन, हमारे साथ नदीम शेरवानी मौजूद थे। आखिरी बड़ी सबसे अहम उन्होंने बात की, और मैं इस बात को मज़ीद एलेबोरेट कर देता हूँ कि आपने जब वोट देना है तो कम से कम कैंडिडेट को देख लें कि गुज़िश्ता इंतखाबात में उसने अपनी सियासी कैंपेन में कौन से वादे किए थे, और जो वादे किए थे क्या उसने कुछ 70-80% भी उन पे अमल किया है, वो पूरे किए हैं। अगर पूरे किए हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि वो हकदार है कि उसको वोट मिलना चाहिए। वो कोई भी है, वो पीपल्स पार्टी से है, वो तहरीक इंसाफ से है, वो जमात इस्लामी से है, वो नून लीग से, किसी भी पार्टी से हो। लेकिन आपने जब भी वोट देना है बरादरीज़म को साइड पे रख दें, धड़ाइज़म को भी साइड पे रख दें, पाकिस्तान का सोचें, अपने इलाके का सोचें, और अपने ज़मीर की आवाज़ पे वोट दें, किसी के कहने पे वोट ना दें। हमारी नशिस्तें जो है वो चलती रहेंगी, और इंतखाबी तज्ज़िये जो है, सियासी तज्ज़िये जो है वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। अगले तज्ज़िये तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।